बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जैसे जैसे साल 2023 करीब आ रहा है, मुआहिदा लुज़ान या फिर ट्रीटी ऑफ लुज़ेन जो कि 1923 में साइन की गई थी, 100 साला ये मुआहिदा जैसे जैसे ख़त्म होने के करीब पहुंच रहा है और तुर्की की बेड़ियां टूटने का वक्त आ रहा है, वैसे वैसे ना सिर्फ तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह किया जा रहा है, बल्कि वैसे वैसे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के खिलाफ साजिशें, उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश और उन्हें कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं वो भी जारी व सारी हैं। इस सारे के सारे मामले में वेस्ट वर्सेस टर्की जो है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले बहुत से वाक़यात इस तरह के पेश आते रहे हैं, लेकिन अब नाज़रीन कराम पिछले महीने से अक्टूबर जब से शुरू हुआ है, उस वक्त से तैयब एर्दोआन ने आखिरी इनिंग्स का जैसे ही आगाज़ किया है, उसके बाद से उनके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहुत तेज़ हो गई हैं। और इस वक्त भी एक ऐसा ही सिनेरियो बना है और इस सब के अंदर सदर तैयब एर्दोआन जो हैं उन्होंने मोदी और दीगर आलमी रहनुमा जो हैं उनके चेहरों पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। और वेस्ट से इससे पहले फड्डे जो हैं वो भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मरतबा ऐसा महसूस हो रहा है IMF ने जो कुछ किया इनके साथ, FATF के मामलात जो चल रहे हैं, इन सब के अंदर चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़े हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली जो है वो अब थैले से बाहर आ रही है और पूरे का पूरा मामला जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि असल कहानी क्या है, असल माजरा क्या है और अब हालात किस इंतहाई कशीदा पहलू की जानिब बढ़ चुके हैं। आप नाज़रीन कराम इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, रजब तैयब एर्दोआन जो हैं वो गुज़श्ता 4-5 साल से बहुत एक्टिव हो चुके हैं। एक तो तुर्की के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर करने के हवाले से वहाँ पर मसाजिद जो हैं उन्हें वापस अपने असल रंग और रूप के अंदर लाने के हवाले से, वहाँ के नौजवानों के अंदर अपने असलाफ खिलाफत उस्मानिया की अहमियत वो ड्रामों के ज़रिए हो, इर्तुगरल के ज़रिए या कुर्लुस उस्मान के ज़रिए उसे उजागर करना हो, इस तरह के बहुत से इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ तुर्की जो है उसे 2023 तक पाबंद किया गया है कि वो अपनी तेल की खुदाई नहीं कर सकता, गैस की खुदाई नहीं कर सकता, उसे आलमी ताकतों पर इन्हिसार करना पड़ता है। 2023 के करीब आते ही इन्होंने तजुर्बे शुरू कर दिए हैं कि जैसे ही 2023 आएगा हम अपना काम शुरू कर देंगे ताकि इंतज़ार ना करना पड़े। ये चीज़ भी आलमी बिरादरी से हज़म नहीं हो रही। तुर्की की मईशत जो कि डामाडोल रहती है, टर्किश लीरा जो है वो PKR से भी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबली ऐसे राइज़ करता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि इस्तांबुल के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इमारतों को, अपनी बिल्डिंग्स को यूरो करेंसी या USDs, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो हैं उनके अंदर देते हैं ताकि मामलात जो हैं उनकी इकॉनमी और इंटरनेशनली वो बेहतर रह सकें। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम अक्टूबर के अंदर रजब तैयब एर्दोआन ने यह ऐलान किया कि और सारी की सारी पार्टीज़ को दावत दी कि अब हमें अगली सदी के लिए अपना जो नया आइन है उसकी तैयारी का काम शुरू कर देना है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि तैयब एर्दोआन जो हैं वो किसी भी सूरत, अंडर नो सर्कमस्टांसेस तैयब एर्दोआन जो हैं वो वेट करने के मूड में हैं। वो पहले ही 100 साल से तुर्की जो है उसे अपाहिज किया गया। वो ना तो बास्फोरस पे टैक्स ले सकता है, ना अपने आप को इस्लामी रियासत कह सकता है, सेकुलर का ठप्पा लगाना पड़ रहा है, ना वो अपनी ड्रिलिंग कर सकता है, ना वो वहाँ से अपनी कोई नया रास्ता बना सकता है। और इस सब ने तुर्की को ऐसे, लेकिन इसके बावजूद तुर्की जो है वो सर्वाइव कर रहा है, आलमी सतह पर एक बड़ा नाम बन के उभरा है। अब तैयब एर्दोआन ने ये जो आइन वाली बात की है, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि तैयब एर्दोआन 2023 का वेट नहीं करना चाह रहे। वो 2023 से पहले पहले ही काम जो है उसे तैयार करेंगे। जैसे ही दिन आएगा उस दिन वो ऐलान करके खिलाफत बहाली, इस्लामी स्टेट और दीगर चीज़ें जो हैं उनका ऐलान करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा जिसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। FATF ने क्यों ग्रे लिस्ट किया है? एक वाहिद मुल्क था जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था खुलकर FATF के अंदर और कह रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना ज्यादती है, आज उसी मुल्क को ग्रे लिस्ट कर दिया गया। अमेरिका क्यों सैंक्शंस लगा रहा है नेटो का रुकन होने के बावजूद? क्योंकि उसे ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। यूरोप को क्यों ऑल पड़ते हैं तुर्की को देखकर? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पहलू में यूरोप के अंदर ही ये क्या कुछ होगा और किस तरह से इनके हालात जो हैं वो पतले हो जाएंगे। इस वक्त नाज़रीन कराम अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ किताबों के मैं आपको अगर टाइटल सिर्फ सुना दूं ना कि इस वक्त ये तैयब एर्दोआन को किस तरह से देखते हैं। आप एक किताब जो है वेस्ट की किताब, उसका टाइटल है अ सुल्तान इन ऑटम, उस पर तैयब एर्दोआन का चेहरा है। दूसरा
इरदवान्स एम्पायर, इरदवान की सल्तनत। तीसरा नाज़रीन इकराम एक और किताब है द न्यू सुल्तान। अब एक नया सुल्तान आ रहा है, जो 100 सालों से हमने कोई सुल्तान नहीं देखा था, अब एक नया सुल्तान आ चुका है। और इसके साथ ही साथ द राइज ऑफ टर्की, द कंट्रीज सेंचुरीज फर्स्ट, और पूरे सदी के अंदर पहली मरतबा इस तरह का राइज जो है वो आ रहा है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम तैयब एर्दोआन जो है वो बहुत अहम तरीन कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनमें शिरकत करते हैं। दुनिया जो है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तुर्की का वजूद और तशख़्ख़ुस जो है उसे इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। उसकी स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस बड़ी अहम है। इस्तांबुल शहर खुद आधा एशिया में आधा यूरोप में है। देयर इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन, जिसमें आप एक लम्हे में यूरोप, एक लम्हे में आप एशिया में होते हैं। तो वो जो एशिया और यूरोप की ब्रिज है तुर्की, उसकी वजह से, अपने टूरिज़्म की वजह से, सयाहत की वजह से एक बड़ी इंडस्ट्री है। और तुर्की जो है उसे इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन है उनके लिए। और अगर वो इग्नोर करते हैं तो ये सारे मामला। अब नाज़रीन इकराम इस वक्त मामला ये हुआ है कि तैयब एर्दोआन G20 समिट जो है उसमें शिरकत कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने पहुंचना था जो COP26 दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का समिट जो है इस मरतबा ग्लासगो में हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड जो मुल्क है उसके शहर, उसके कैपिटल ग्लासगो के अंदर नाज़रीन इकराम ये मामलात होने थे। कैपिटल तो नहीं लेकिन बड़ा शहर है। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि तैयब एर्दोआन ने किया क्या है, और इस वक्त आलमी मीडिया किस तरह से, और तैयब एर्दोआन जो है वो प्रोटोकॉल के ऊपर, अपनी गैरत के ऊपर, अपने तशख़्ख़ुस के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पोप फ्रांसिस से मिले, उनसे बड़े बड़े लीडर्स मिलते हैं, वो क्रिश्चियंस के एक बड़ी ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। और उनसे जब इवन अमेरिका का कोई सदर भी मिले तो पोप जो हैं वो एक बड़ी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, और उनके सामने जो शख्स है वो छोटी कुर्सी पर विराजमान होता है। तैयब एर्दोआन नहीं बैठे, उन्होंने कहा कि मेरे बराबर कुर्सी लाओ, मैं अपने मुल्क में, मेरे मुल्क का तशख़्ख़ुस है, ये तैयब एर्दोआन नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे इक़दामात। एक मरतबा दुनिया के सारे बड़े ममालिक के जो इजलास था और उनके सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फ़ोटो होना था, तो उन्होंने नीचे कहाँ पर किसने खड़ा होना है तो ज़मीन पर नाम लिखने के बजाय मुल्कों के झंडे लगा दिए कि हर बंदा आकर, हर मुल्क का सदर आकर अपने मुल्क के झंडे वाली जगह पर खड़ा हो जाए। अब सारे आकर खड़े हो गए, इवन मोदी, इवन सारे लीडर्स। तैयब एर्दोआन आते हैं, वो अपने झंडे को पहले उठाते हैं, उसे चूमते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, और उसके बाद वहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये जो एक चीज़ और अपनाइयत का माहौल है ये इससे पहले। और इवन तुर्की का जो सबसे क्लोज एलाय है वो तैयब एर्दोआन जो है रशिया के बहुत करीब हैं, और इवन रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से अमेरिका से फटा हो रहा है। प्यूटिन के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। 2015 का एक वाक़या है कि प्यूटिन ने तैयब एर्दोआन को अपसेट कर दिया, क्योंकि तैयब एर्दोआन को वेट करना पड़ा था मीटिंग के लिए। और एक मीटिंग जो नाज़रीन इकराम चंद मिनट के लिए तैयब एर्दोआन को बाकू अज़रबैजान के अंदर वेट करना पड़ा, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर तैयब एर्दोआन जो है वो मुकम्मल तौर पर तप गए थे 13 जून 2015 को। और ये यूरोपियन गेम्स के की ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें बाकू में उन्होंने शिरकत करनी थी। अब नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर मामला अब जो लेटेस्ट हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन कैंसल्ड प्लान्स टू अटेंड ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो ऑन मंडे बिकॉज ब्रिटेन फेल्ड टू मीट टर्कीज डिमांड्स ऑन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टर्किश मीडिया जो है उसने कोट किया है इस बात को कि तैयब एर्दोआन ने, बरतानिया की हुकूमत तैयब एर्दोआन को वो सब्सटेंशियल प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो तैयब एर्दोआन की सिक्योरिटी टीम की तसल्ली के लिए नाकाफ़ी थी वो कर रहा था बरतानिया। इस वजह से तैयब एर्दोआन जो हैं उन्होंने वहाँ पर शिरकत से इनकार कर दिया। हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर अटेंडिंग COP26 समिट रिगार्डेड एज क्रिटिकल टू अवर्टिंग मोस्ट डिजास्ट्रियस इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। COP26 जो समिट है ये इस वक्त पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और तैयब एर्दोआन जो हैं वो एक्सपेक्टेड थे कि रोम इटली के अंदर G20 समिट जो है वो वीकेंड पे चल रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद फौरी ही हैड टू ट्रैवल फ्रॉम रोम टू द यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, वहाँ पर उन्होंने जाना था और स्कॉटलैंड के अंदर फिर ये समिट में शिरकत करनी थी। लेकिन उन्होंने फौरी नाज़रीन इकराम जो मिडनाइट मंडे है उस दिन उन्होंने फौरी वहाँ से रोम से वापस अपना त्यारा करवाया और वापस तुर्की पहुँच गए। टर्किश मीडिया कोटेड हिम एज टेलिंग रिपोर्टर्स ऑन हिज प्लेन होम दैट अंकारा हैड मेड डिमांड्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स फॉर द समिट विच वर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये एर्दोआन जो हैं उनके साथ जो रिपोर्टर्स उनके जहाज़ में मौजूद थे, सदारती जहाज़ के अंदर जो वापस अंकारा उनके साथ सफ़र कर रहे थे, उन्हें तैयब एर्दोआन ने यह बताया कि उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं हुई। व्हेन आवर डिमांड्स वर नॉट मेट वी डिसाइडेड नॉट टू गो टू ग्लासगो। जब हमारी डिमांड्स नहीं हुई, इस सारे के सारे मामले के अंदर ये चीज़ें नहीं हुई। और इतना इंपॉर्टेंट समिट है नाज़रीन इकराम, इसके अंदर तुम जानो और तुम्हारा काम। सदर तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने बाइडन और दीगर तमाम तर वर्ल्ड लीडर जो हैं उन्हें आईना दिखाया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इनिशियली सेड द प्रॉब्लम हैड बीन रिजॉल्व्ड। तैयब एर्दोआन कहते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बाद में फ़ोन करके कहा कि तमाम तर आपके हम
मुतालबात तस्लीम करते हैं, जैसे आपने कहा वैसे हो जाएगा, बट एट द लास्ट मोमेंट ही गॉट बैक टू अस एंड सेड स्कॉटिश साइड वाज कॉजिंग डिफिकल्टीज़। फिर कहते हैं क्योंकि यूके है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के आपस में भी इनके बड़े फड्डे चलते रहते हैं, उन्होंने भी अनकरीब ब्रेग्जिट की तरह इनसे अलग हो जाना है। लेकिन बोरिस जॉनसन ने कहा कि देखें जी, वो दरअसल स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है वो थोड़े से मसले कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो मैयर्स हैं ये हमारे लिए काबिले और हमारे जो डिग्निटी, एग्जैक्ट अल्फाज अगर मैं आपको बताऊँ है, वी आर ऑब्लाइज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन। हमारे कौम की जो डिग्निटी है, हमारे कौम का जो वक़ार है, वो किसी भी सूरत मजरू नहीं होना चाहिए, अपने तशख़्ख़ुस को हम मजरू नहीं होने देंगे, इज़्ज़त जो है, ये तमाम तर चीज़ें। इस सब के अंदर स्कॉटलैंड पुलिस जो है वो और ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनसे जब रब्ता किया गया, दोनों ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन इस सब के अंदर टर्की के ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि तैयब एर्दोआन ने इतना बड़ा रिस्क लिया, उनकी जो बाइडन के साथ मुलाकातें जो हैं वो भी स्केजुअल का हिस्सा थीं, और बहुत सी चीज़ें होनी थी। और इससे पहले भी मैं आपको ये बताऊं कि टर्की की मुकम्मल तौर पर इस तरह की चीज़ें टर्की जो है वो करता रहता है। और इस वक्त भी तैयब एर्दोआन को नीचा दिखाने की एक थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर उनका प्रोटोकॉल दीगर लीडर से कम या फिर तुर्की की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर रहा था। बाकी जो आता है आए, चाहे वो अमेरिका का सदर है, चाहे वो भारत का वज़ीर आज़म है, चाहे वो जहाँ का भी है। लेकिन तैयब एर्दोआन ने अपनी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ की जो पॉलिसी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपना कर रखी हुई है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, बताइएगा इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।